मैं डॉक्टर ए के शर्मा, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर समकालीन भारत और शिक्षा विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है सैडलर आयोग या सैडलर कमीशन 1917। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इस कमीशन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के गठन के पहले इसके इतिहास में आपको ले चलते हैं। सन 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग अथवा हंटर कमीशन का गठन प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में किया गया था और प्राथमिक शिक्षा के सुधार, प्रसार तथा उन्नयन के लिए भी बहुत सारे सुझाव हंटर कमीशन के द्वारा दिया गया। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित करके इसे प्रकाशित किया गया। इस अधिनियम के लागू होने से विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन हुआ और कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य आरंभ हुआ। सुधार के इसी क्रम में 20 दिसंबर 1911 ईस्वी में भ्रमण के लिए सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए, जो ब्रिटिश सम्राट थे। उनके सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और जिसमें सम्राट ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु 50 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि खर्च करने का आदेश दिया। किस शिक्षा पर खर्च करने के लिए? प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने का आदेश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिया गया। मैं बताऊं, उस समय के 50 लाख आज के 50 करोड़ के बराबर था। हम आपको बताएं कि इससे भी अधिक महत्व की घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम ने 6 फरवरी 1912 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में किया। जॉर्ज पंचम ने अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी इच्छा है कि संपूर्ण भारत में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछ जाए, जहां से कृषि, उद्योग और अन्य व्यवसायों को सुचारू रूप से चला सकने वाले राजभक्त अर्थात विश्वास पात्र, निर्भीक और कुशल नागरिक शिक्षा प्राप्त करके निकले। सम्राट की यह इच्छा ब्रिटिश अधिकारियों के लिए किसी आदेश से कम नहीं था। इसके उपरांत भारत सरकार ने 21 जनवरी 1913 ईस्वी को शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित किया और इसे प्रकाशित भी किया। इस प्रस्ताव में उच्च शिक्षा के संबंध में अनेक निर्णय लिए गए। भारत सरकार उच्च शिक्षा में सुधार की बात सोच ही रही थी। उसी समय सन 1916 ईस्वी में बंगाल प्रांत के शिक्षा संचालक सर आशुतोष मुखर्जी ने भारत सरकार को कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट की स्थापना और पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षाएं संचालित की जाएं, इस प्रकार की इच्छा व्यक्त किया। 1917 ईस्वी तक कलकत्ता विश्वविद्यालय की हालत और स्थिति बहुत अधिक खराब होने लगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस विश्वविद्यालय के ऊपर बहुत अधिक कार्यभार बढ़ चुका था। इस विश्वविद्यालय के ऊपर दबाव बहुत अधिक था क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, शिक्षकों की संख्या बहुत कम थी, पाठ्यक्रम भी कम थे। तो ऐसे में कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो एजुकेशनल सिस्टम था उस समय बहुत खराब स्थिति में था। इसीलिए भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या और पीजी कक्षाओं के लिए
पीजी क्लासेस के लिए इस विश्वविद्यालय की क्षमता की जांच करने हेतु 14 सितंबर 1917 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष लीड्स विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर माइकल सैडलर थे। सैडलर के नाम पर ही इस आयोग को सैडलर आयोग या सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग के अन्य सदस्य, सैडलर साहब तो थे ही अध्यक्ष माइकल सैडलर, इसके अलावा कुछ इसमें मेंबर भी थे, जैसे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, ये दोनों शिक्षा शास्त्री भारतीय थे। और इसके अलावा डॉक्टर ग्रेगरी, प्रोफेसर रेमजे म्योर, सर फिलिप हर्टांग थे। अब जब आयोग का गठन हो गया तो इसके जांच के कुछ विषय इसको दिए गए, अर्थात इसका कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की तत्कालीन स्थिति और समस्याओं का अध्ययन करना और साथ ही इसकी आवश्यकताओं और संभावनाओं का पता लगाना तथा सुधार के लिए सुझाव देना। इस प्रकार जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का पहला कार्य था वह यही था कि टू स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इसके अलावा सशिक्षा, इसका दूसरा जो कार्य क्षेत्र इसको सौंपा गया था वह था कि अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उसके आधार पर क्या करना था, समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए सुझाव देना। तो इन सब क्रम में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने अपना जो रिपोर्ट था इनकी जांच करके अपना रिपोर्ट, अर्थात जो आयोग के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, वह आयोग के द्वारा 17 माह के निरंतर परिश्रम के बाद मार्च 1919 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया। और इस आवेदन में, इस प्रतिवेदन में, इस रिपोर्ट में माध्यमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा के साथ साथ स्त्री शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा आदि के विषय में भी सुझाव दिए गए। सैडलर आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया, किस तरह का सजेशन दिया भारत सरकार को, भारत सरकार के समक्ष या अपने रिपोर्ट में, तो सैडलर आयोग का कहना था कि माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा की आधारशिला होती है। इस प्रकार उन्होंने माध्यमिक शिक्षा संबंधी कुछ सुझाव प्रस्तुत किया, जैसे आयोग की दृष्टि से उच्च शिक्षा की प्रगति और उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए उसके पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना पहली आवश्यकता है। यहाँ तक कि आयोग ने अपने अध्ययन में देखा कि उस समय माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रसार तो हुआ, परंतु उसके स्तर में बड़ी गिरावट आ गई थी। माध्यमिक विद्यालयों और उसके शिक्षकों की दशा भी ठीक नहीं थी। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का मुख्य आधार मानकर उसके संबंध में बहुत सारे सुझाव प्रस्तुत किए, जैसे विश्वविद्यालयों में केवल इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। इस तरह का रिकमेंडेशन आयोग के द्वारा किया गया। दूसरा जो इनका सुझाव था कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव था कि इंटरमीडिएट कक्षाओं हेतु पृथक इंटर कॉलेजों की स्थापना की जाए और साथ ही माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी और गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय भारतीय भाषाओं में होना चाहिए। इसके अलावा इनका जो और एक सुझाव था कि प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की जाए। अब साथ साथ आगे हम देखते हैं कि इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों का संचालन, निरीक्षण तथा नियंत्रण बोर्डों को सौंप दिया जाना चाहिए और
एक और सुझाव दिया जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सुझाव था कि माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास एवं पाठ सहगामी क्रियाओं अर्थात को करिकुलर एक्टिविटीज की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस तरह से आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में अपना बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधी जो सुझाव आयोग ने दिया है, तो आयोग ने जो देखा, जो समझा, जो उस समय की तत्कालीन स्थिति की जांच करने के बाद पाया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की अपनी कुछ समस्याएं थी, उसमें छात्र संख्या बढ़ती जा रही थी, उससे संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी और इसी कारण जो उसका स्तर था वो गिरता जा रहा था। इन समस्याओं के समाधान के लिए सैडलर आयोग ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। पहला जो सुझाव दिया कि ढाका में शीघ्र ही आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो। दूसरा सुझाव दिया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्त कॉलेजों को विश्वविद्यालय से इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक शिक्षण विश्वविद्यालय का निर्माण हो जाए, इससे उनके स्तर में सुधार होगा। तीसरा सुझाव था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध कलकत्ता नगर से बाहर के महाविद्यालयों को इस प्रकार विकसित किया जाए कि भविष्य में उन्हें नए विश्वविद्यालयों का रूप दिया जा सके। नेक्स्ट इनका जो सजेशन था, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पर्दा नशीन युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे महिलाएं उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित न हों। इसके बाद सैडलर आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव प्रस्तुत किया। आयोग ने यह प्रत्यक्ष अनुभव किया कि उस समय विश्वविद्यालय सीधे सरकार के नियंत्रण में थे, वे न स्वयं कुछ निर्णय ले सकते थे और न ही कुछ परिवर्तन कर सकते थे। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध के संदर्भ में जो सुझाव प्रस्तुत किया है वह यह बताया कि विश्वविद्यालय सहित कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ समस्त भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में इनका जो सुझाव था वह यह था कि विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए और उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता या स्वायत्तता प्रदान किया जाए। पहला सुझाव था। दूसरा सुझाव इस आयोग ने दिया कि विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाए और स्नातक पाठ्यक्रम अर्थात जो डिग्री कोर्सेस है उसको 3 वर्ष का किया जाए, क्योंकि इसके पहले स्नातक पाठ्यक्रम 2 वर्ष का ही था। इसलिए बड़ा अहम सुझाव था, महत्वपूर्ण सुझाव था सैडलर आयोग का अर्थात कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का कि स्नातक पाठ्यक्रम को 3 वर्ष का किया जाना चाहिए। तीसरा इनका जो सुझाव था कि विश्वविद्यालयों में पास कोर्स अर्थात 3 वर्षीय डिग्री के साथ ऑनर्स कोर्स शुरू किया जाए। नेक्स्ट सजेशन इनका था कि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्माण, उपाधि वितरण, अनुसंधान कार्य अर्थात जो रिसर्च वर्क हो रहा है उसके संदर्भ में और परीक्षा संबंधी निर्णय लेने के लिए एक अध्ययन बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ स्टडीज और विद्वत परिषदों का एकेडमिक काउंसिल का गठन किया जाए। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का पद जो है वैतनिक किया जाए। इसके पहले जो वाइस चांसलर होते थे वे अवैतनिक होते थे, इसलिए ये भी इस आयोग का बड़ा ही महत्वपूर्ण सुझाव था कि जो वाइस चांसलर हो विश्वविद्यालय के उनका पद वैतनिक किया जाए। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय में एक शारीरिक प्रशिक्षण संचालक डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग की नियुक्ति की जानी चाहिए। समस्त महाविद्यालयों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना का सुझाव भी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग द्वारा दिया गया।
और जो एक और इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है कि विश्वविद्यालय में कृषि, कला, इंजीनियरिंग, कानून, चिकित्सा, वाणिज्य आदि विभिन्न विभागों की अलग-अलग स्थापना कर विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छा, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में भी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किया। जैसे स्त्री शिक्षा के संदर्भ में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने जो सुझाव दिया, वह यह था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक स्त्री शिक्षा की विशिष्ट परिषद की स्थापना की जाए, जो स्त्रियों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम को तैयार करे। दूसरा सुझाव था स्त्री शिक्षा के संदर्भ में ही कि शिक्षिका प्रशिक्षण एवं चिकित्सा शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाए। और जो तीसरा सुझाव था कि सह शिक्षा को एजुकेशन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट सुझाव था कि जो बालिकाएं 15 से 16 वर्ष की अवस्था तक बालकों से पृथक शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए पर्दा स्कूलों की व्यवस्था किया जाना चाहिए। इस तरह से आयोग ने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में सुझाव देते हुए अगला सुझाव अध्यापक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव भी दिया है कि टीचर्स ट्रेनिंग के संदर्भ में क्या सुधार होना चाहिए। उन्होंने अर्थात आयोग ने जो अनुभव किया कि माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है, इसमें सुधार के लिए कुछ सुझाव आयोग ने दिए हैं। जैसे अध्यापकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव अध्यापक प्रशिक्षण के संदर्भ में आयोग का यह था कि इंटरमीडिएट एवं स्नातक के पाठ्यक्रम में अर्थात बीए के पाठ्यक्रम में, बैचलर ऑफ आर्ट्स के पाठ्यक्रम करिकुलम में शिक्षा विषय को अर्थात एजुकेशन सब्जेक्ट को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव था कि ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा अर्थात प्रोफेशनल एजुकेशन को लोकप्रिय बनाने के लिए जो आयोग ने सुझाव दिया, वह यह था कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए और साथ ही इंटरमीडिएट कक्षाओं के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार सैडलर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करने के सुझाव तथा उनके शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने का सुझाव जैसे अधिकतर सुझाव वास्तव में अच्छे साबित हुए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सैडलर आयोग अथवा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें उस समय भी समीचीन थी और आज भी हमारी मार्गदर्शक है। अर्थात भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका असीम महत्व है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।